जान भाई मेरा वीडियो देखिए, कैमरा अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सब लोग ठीक ठाक हैं? ठीक। ओके। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक शुरू किया था। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर्स के बारे में भी आपको बताया, प्रिंटर्स के बारे में भी बताया, स्पीकर्स के बारे में भी बताया। स्टोरेज डिवाइसेस को भी एज एन आउटपुट डिवाइस यूज किया जा सकता है। कैसे? आमतौर पर स्टोरेज डिवाइसेस को एज एन आउटपुट डिवाइसेस कैसे यूज किया जा सकता है कि आप अपने कंप्यूटर से कोई आउटपुट लेना चाहते हैं, लेकिन आप अभी नहीं चाह रहे वो आउटपुट लेना। आउटपुट आपको चाहिए, आप उस आउटपुट को सेव कर लेते हैं। ठीक है जी। आउटपुट में बी मेड टू सम काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस सच एज डीवीडी और सीडी रोम, यूएसबी ड्राइव। कंप्यूटर में कोई डाटा है जिसको आप व्यू करना चाह रहे हैं, आप उसको यूएसबी में आपने सेव कर लिया। तो इस पर्सपेक्टिव में इन स्टोरेज डिवाइसेस को हम कह सकते हैं कि आउटपुट को इस स्टोरेज डिवाइस पे, लेकिन मेरा अपना पर्सपेक्टिव है जो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं अभी उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि इन्हें स्टोरेज डिवाइसेस ही कहना चाहिए, इन्हें आउटपुट डिवाइसेस नहीं कहना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइसेस के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस को क्यों लिख दिया? बस ये इसलिए लिखा कि सम टाइम वी डोंट नीड आउटपुट एट द मोमेंट। इस वक्त हमें आउटपुट नहीं चाहिए होता, लेकिन यही आउटपुट हमें कुछ देर बाद चाहिए होता है। तो फिर हम इस आउटपुट को स्टोरेज डिवाइसेस पे, किसी सीडी पे स्टोर कर लेते हैं, यूएसबी ड्राइव पे स्टोर कर लेते हैं, ब्लू रे डिस्क पे स्टोर कर लेते हैं, किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे स्टोर कर लेते हैं, और देन बस उससे वो आउटपुट जब हमें जरूरत होगी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है उस वक्त तो कोई ना कोई आउटपुट डिवाइस चाहिए होगी ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन्हें हम स्टोरेज डिवाइस ही कहेंगे। ठीक है जी। बस ये कह सकते हैं कि आउटपुट को स्टोर भी किया जा सकता है फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है। प्रोजेक्टर। इस वक्त मेरे सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये जो स्क्रीन पे आपको काफी बड़ा आउटपुट, मुझे तो काफी ह्यूज आउटपुट यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको मैं देख के जो बुक मैंने ओपन की हुई है और मैं वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर व्हाइट बोर्ड जो है, जो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, तो आई बोर्ड जिसे हम कह सकते हैं, इंटरैक्टिव बोर्ड है, तो उसके ऊपर मैं आउटपुट देख रहा हूँ और ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है रूम में। प्रोजेक्टर के जरिए से वो आउटपुट जो है वो ऐसे बन रहा है। ठीक है। ए प्रोजेक्टर कैन बी thought of a variation of monitor in that it translate the digital output into visual display projected onto a screen। तो ये मॉनिटर की तरह ही है, बस उसकी एक खास किस्म है। मॉनिटर तो वो भी कंप्यूटर से 0-1 की शक्ल में डाटा लेता है और उसको एक डिस्प्ले में क्रिएट करके हमें सामने शो कर देता है। तो ये भी इसी तरह से ही शो करता है। लेकिन think of some of the lectures and presentation you attended and how common it is for a computer to be connected to a projector to output the presentation slide। तो बड़ी कॉमन सी चीज़ आजकल ये हो गई है। लेक्चर्स की भी मिसाल दी और इस वक्त भी मैं आपको प्रोजेक्टर को यूज़ करते हुए ही ये लेक्चर दे रहा हूँ। तो हम लोग क्लासरूम में भी जब हमारी फिजिकल क्लासेस प्रॉबेबली होंगी जल्दी इंशाल्लाह, और जो फिजिकल क्लासेस हमारी पहले होती भी रही हैं जो, तो उसमें भी हम जो है वो प्रोजेक्टर यूज़ करते हुए ही स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाते हैं। मेरा तो कोर्स ही ज़्यादा प्रैक्टिकल का कोर्स है, तो मुझे तो हर रोज़ ही मैं मतलब प्रोजेक्टर ही यूज़ करना होता है। ठीक है। तो मैं अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम कर रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होता हूँ, ये टास्क ऐसे परफॉर्म करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये इस चीज़ के ये ऑप्शंस हो सकते हैं और उनमें से बेस्ट ऑप्शन ये वाला है। तो ये वो मैं सारा परफॉर्म करके बताता हूँ स्टूडेंट्स को, और प्रोजेक्टर के ऊपर वो नज़र आता रहता है उनको, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को। तो एट द मोमेंट इस वक्त भी मैं प्रोजेक्टर को यूज़ करके ही ये आउटपुट या जो बुक है या जो पॉइंट है जो मैं लिखता भी हूँ समटाइम्स, और जो बुक से मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो ये प्रोजेक्टर के ज़रिए से ही मतलब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है आउटपुट सारा। ठीक है। चलो अभी ज़रा देख लेते हैं मॉनिटर्स की दो टाइप्स, वो जो शुरू में डिस्कस भी किया था कल हमने कि शुरू शुरू में मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर होते थे,
और अब आजकल फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स आ गए, उसमें भी फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, एलसीडी, टीएफटी, एलईडी, काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो मेजर दो कैटेगरीज में मॉनिटर्स को डिवाइड किया गया है, सीआरटी मॉनिटर और फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर। आजकल तो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर यूज हो रहे हैं, यही बहुत सारे वेरिएंट्स में जो है आजकल अवेलेबल है। तो सीआरटी मॉनिटर्स जो है वो पुराने मॉनिटर्स थे, इन्हें कैथोड रे मॉनिटर्स भी कहा जाता था। इनके अंदर एक पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, काफी बड़ी, और ये इसलिए बहुत ज्यादा साइज इनका बहुत ज्यादा होता था। तो दिस हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय फ्लैट स्क्रीन मॉडल्स, और ये फिर अब फ्लैट स्क्रीन मॉडल से जो है वो रिप्लेस हो गए हैं आजकल। तो फ्लैट स्क्रीन में एलसीडीज या एलईडी मॉनिटर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इनको जरा कंपैरिजन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये है जी फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर, और फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर देखें ये पीछे की तरफ भी कितना इसका साइज है, मतलब डेप्थ इसकी कितनी ज्यादा है, तो काफी बड़ा होता था मतलब अच्छा भला टेबल जो है उसकी काफी ज्यादा जगह ये घेर लेता था। और इसके अंदर एक पिक्चर ट्यूब, पुराना कोई टेलीविजन आपने देखा हो अगर कभी, कोई 25-30 साल पुराना, तो उसके अंदर ये वो यानी जिस मॉडल पे, जिस टेक्नोलॉजी पे वो बने होते थे, उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये मॉनिटर्स भी जो है वो बनाए गए। तो इसमें कैथोड रे ट्यूब यूज होती थी, एक पिक्चर ट्यूब भी उसे बोलते थे। तो कैथोड रे ट्यूब जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती थी। ठीक है जी। और काफी साइज में बड़े होते थे, लेकिन उस वक्त यही बहुत आला थे। कलर्ड, पहले पहले शुरू में मोनोक्रोम ये आए, मोनोक्रोम होते थे, ब्लैक स्क्रीन होती थी और सिर्फ एक कलर में आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, मोनोक्रोम उन्हें बोलते थे। और फिर बाद में कलर मॉनिटर आ गए इसी में ही। तो ये इस तरह की इसकी शक्ल थी। और फ्लैट स्क्रीन तो आजकल हम यूज करते ही हैं, इवन हमारे लैपटॉप्स वगैरह में भी जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं वो यही वाली फ्लैट स्क्रीन्स हैं, और फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आजकल यही यूज होते हैं। सीआरटी तो तकरीबन ना होने के बराबर है, बहुत शायद ही मैंने कहीं अब आजकल देखा हो। पर अब देखते हैं इनको वन बाय वन, इनका कंपैरिजन करते हैं दोनों का। वेट के लिहाज से सीआरटी मॉनिटर्स जो है हैवी हैं और ये लाइट है। डायमेंशन के लिहाज से ये बल्कि हैं, काफी बड़े हैं, वेरी थिन, और ये बहुत बारीक हैं बिल्कुल। ठीक है, और इनको थोड़ा सा हम जो है क्योंकि ये बहुत कम जगह घेरते हैं, तो इनको थोड़ा हम दूर भी रख सकते हैं, आई साइट से दूर भी रख सकते हैं। तो so can place the monitor further back which reduces eye strain, जिससे हमारी आंखों के ऊपर ज्यादा वो स्ट्रेन नहीं पड़ता, ज्यादा वो जो है ना दबाव नहीं पड़ता, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। क्यों? क्योंकि जगह ही बहुत थोड़ी सी घेरते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको दूर भी रख सकते हैं आराम से टेबल के ऊपर। लेकिन अगर जब सीआरटी मॉनिटर थे, वो टेबल, आधे से ज्यादा टेबल का हिस्सा तो यही कवर कर लेते थे, तो इसको मतलब इतना हम फासले पे नहीं रख सकते, वरना ये और ज्यादा जगह घेरेंगे। तो इसलिए मतलब और फासला भी है कुछ, और फिर इतनी ज्यादा जगह इसने भी घेरनी है, तो इसलिए ये जो है ना जरा थोड़ा सा इनको हम यूज कर सकते हैं थोड़ा दूर रख के भी, और इस तरह से आई स्ट्रेन में भी कमी आती है। और वैसे भी इसकी यूजेबिलिटी मैं डायमेंशन के परस्पेक्टिव से बताऊंगा, बिकॉज दे आर वेरी थिन, तो यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लैपटॉप्स वगैरह में फ्लैट स्क्रीन यूज होना शुरू हो गई, बहुत सारे मतलब आम मामलात के अंदर फ्लैट स्क्रीन यूज होना शुरू हो गई। ठीक है जी, मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर। ये तो जो मैं कल भी बात कर रहा था कि जो फ्लैट स्क्रीन्स जो हैं लगाई जाती हैं, ये आजकल तो रोड्स के ऊपर लगी हुई हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिटी के, वहाँ पे फ्लैट स्क्रीन्स लगी हुई हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर लोगों की गाइडेंस के लिए वो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, क्योंकि वो थोड़ी जगह घेरती हैं। अगर वो इस तरह के मॉनिटर होते तो वो शायद इतना ज्यादा उसको यूज करना और प्लेस करना आसान ना होता। डिस्प्ले क्वालिटी, इसकी क्वालिटी मैं ये कहूँगा कि बड़ी काफ़ी बेहतर थी, क्वालिटी वाइज ये कोई बहुत कम नहीं थे।
क्वालिटी इसकी भी ठीक थी, इसको कहते हैं जी अच्छी क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी, ठीक है जी। व्यूइंग एंगल, अच्छा ये इसमें ये सीआरटी मॉनिटर अभी तक बेहतर है। व्यूइंग एंगल जो था ना सीआरटी मॉनिटर में, वो बड़ा बेहतर था, एक्सीलेंट था। जो आजकल के ये जो हम यूज करते हैं फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स, इनके अंदर एक प्रॉब्लम है, हम इनको थोड़ा साइड से देखेंगे ना, थोड़ा सा, मतलब एक तो बिल्कुल स्ट्रेट सामने ऐसे देख रहे हैं, फिर तो हमें आउटपुट सही नजर आएगा। लेकिन जब हम जरा एंगल हमारा, हम साइड से इसको देख रहे होते हैं तो वो हमें सही नजर नहीं आता। अक्सर लैपटॉप पे इसका प्रैक्टिकल करके देख लें, आपने लैपटॉप पे देख रहे हैं आउटपुट, थोड़ा सा आपका वो जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद आप बिल्कुल अपने मुताबिक सेट कर लेते हैं, यहाँ सही आ रहा है आउटपुट नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही उसको डायरेक्शन थोड़ी सी आगे पीछे करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है जी। तो ये इसमें एक इशू है। व्यूइंग एंगल जो है ना वो बड़ा लिमिटेड है, लेकिन इसमें व्यूइंग एंगल जो है वो जिधर से मर्जी आप देखें आपको आउटपुट जो है वो सही नजर आता है। इमेज कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट रेशियो एंड एक्सीलेंट कलर, कंट्रास्ट बहुत अच्छा इसमें होता था, यानी कलर्स की मिक्सिंग और सेटिंग वो बड़ी एक बेहतर थी इसमें, और अभी तक सीआरटी में इतनी बेहतर नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स जो है ना जी बड़े अहम है। इन दो पॉइंट्स में अभी भी सीआरटी मॉनिटर जो है वो थोड़ा सा पीछे है, एज सॉरी, ये जो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर है थोड़ा सा पीछे है, किससे, ये वाले जो दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स में अभी भी पीछे है किस, इससे, सीआरटी मॉनिटर से। पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन में तो ये बहुत इनएफिशिएंट होते थे सीआरटी मॉनिटर, बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती थी, और ये जो है वो टिपिकली 10 to 25% ऑफ द पावर ऑफ द सीआरटी। अगर सीआरटी मॉनिटर जो है वो 100 वॉट्स ले रहा है तो ये तकरीबन 20 वॉट्स ले रहा है, ठीक है जी। तो ये इस हवाले से बहुत बेहतर है फ्लैट स्क्रीन। हीट, क्योंकि ये पावर ज्यादा कंज्यूम करते थे तो हीट भी ज्यादा खारिज करते हैं, कैन बी हाई, और ये हीट भी बहुत थोड़ी सी खारिज करते हैं, वेरी लो। कैन यूज लाइट गन्स, पेन्स, ये लाइट गन्स और पेन्स जो है इसमें यूज होती हैं। असल में ये जो सीआरटी मॉनिटर है इसके अंदर इस पिक्चर ट्यूब के पीछे यहाँ पे बैक साइड पे 3 गन्स लगी होती हैं जिन्हें लाइट गन्स बोलते हैं। उनमें से लाइट निकलती है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट निकलती है, जो जब वो लाइट स्क्रीन के ऊपर मिक्स होकर पड़ती है तो हर हर पिक्सल को वो इल्यूमिनेट करती है डिफरेंट कलर में ना, और इस तरह से हमें आउटपुट जो है वो नजर आता है। यानी समझे कि इसमें आउटपुट जो स्क्रीन पर बन रहा है वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के पीछे जो लाइट गन्स लगी हुई है उससे आउटपुट बन रहा होता है। और इसके अंदर आउटपुट बनता है लिक्विड क्रिस्टल से, एलसीडी इसीलिए इसे बोलते हैं, और एलईडी में लाइट एमिटिंग डायोड्स, उनकी मदद से वो बनता है। ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन, अच्छा इसमें लाइट गन्स नहीं होती थी, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन पॉसिबल, अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम था सीआरटी मॉनिटर में, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन भी हो सकती थी। ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन क्या है कि इमेज जो है ना वो लाइट से बनता है। अच्छा अगर मॉनिटर को थोड़ा हिलाएंगे ना तो ऐसे उसकी जो तस्वीर है ना वो भी, उसकी ज्योमेट्री, असल में ये सारी जो पिक्चर स्क्रीन के ऊपर बन रही होती है ये इसके बैक के ऊपर ज्योमेट्री वर्क कर रही होती है कि इस पॉइंट के ऊपर एक्स वाई कोऑर्डिनेट के इस पॉइंट पे ये इस तरह का डॉट नजर आए, इस कलर का, इस जगह पे ये नजर आए, इस जगह पे ये नजर आए, इस जगह पे ये नजर आए, और इस तरह से इसकी मदद से आउटपुट जो है ना वो क्रिएट होता था। तो ये सारी ज्योमेट्री है, लेकिन अगर हम मॉनिटर को हिलाएं तो ये ज्योमेट्री थोड़ी डिस्टर्ब, आपको स्क्रीन के ऊपर पिक्चर भी आपकी ऐसे मूव करेगी, तो ये इसका प्रॉब्लम था। लेकिन जो लाइट, जो एलईडीज है इसमें क्योंकि लाइट वाला वो सिस्टम ही नहीं है, लिक्विड क्रिस्टल्स का है, तो इसको थोड़ा हिला भी दें आप, लैपटॉप पे हिला भी दें, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन नहीं होती। इमेज फ्लिकर, इमेज फ्लिकर जो है पॉसिबली सम, इमेज फ्लिकरिंग भी समटाइम होती थी। इमेज फ्लिकरिंग असल में कुछ इस तरह से आप कह लें कि कभी कभी ऐसा फील होता था कि जैसे थोड़ी देर के लिए इमेज गायब हो गया फिर दोबारा आ गया, इसे बोलते थे इमेज फ्लिकर। तो इमेज फ्लिकर भी इसमें कभी कभी होता था।
और नेक्स्ट है जो CRT है, सॉरी फ्लैट स्क्रीन है, इसके अंदर इमेज फ्लिकर ऑलमोस्ट नन। रेडिएशन इमिशन हायर देन फ्लैट स्क्रीन, इसके अंदर रेडिएशन इमिशन जो है फ्लैट स्क्रीन से जो है वो ज़्यादा था। रेडिएशन जो है वो काफ़ी निकलती थी, जो है इसमें भी निकलती हैं रेडिएशंस लेकिन कम। तो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स के बारे में एक अहम बात इसी पर्सपेक्टिव में बता दूं कि जब लोग फ्लैट स्क्रीन CRT मॉनिटर जो था, जो रेडिएशन बहुत ज़्यादा खारिज करता था, जब लोग खरीदते थे तो साथ में एक फिल्टर भी खरीदते थे, साथ एक फिल्टर स्क्रीन लगाते थे जिससे वो रेडिएशन के असर को कम कर देती थी। और जो CRT फ्लैट स्क्रीन है उनके अंदर ऐसा बहुत कम है, बहुत थोड़ी रेडिएशन। जी बेटा, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे आप मुझसे? अरमगान मेरा ख्याल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इमेज फ्लिकर क्या था, ये जरा बता इमेज दें। फ्लिकर मैंने बताया ना, फ्लिकरिंग इसी को कहते हैं ना कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट बना और थोड़ी देर के लिए गायब हो जी गया। थोड़ी देर का मतलब यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं है, सेकंड का आप कह सकते हैं 100वां हिस्सा थोड़ी देर के जी लिए गायब हुआ और फिर दोबारा आ गया, इसे फ्लिकर बोलते हैं। तो ये असल में इसके पीछे पूरी एक मतलब एक पूरा तरीकाकार है, वो एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन रिफ्रेश रेट। तो ये जरा थोड़ा सा जी बियॉन्ड आपकी जरा जरा स्टडी से बैक पे चले, जरा इंजीनियरिंग और जो इमेजिंग से रिलेटेड है ये चीजें। तो फिलहाल आप यही समझे कि इमेज जो है वो स्टेबल स्टेबल जो इमेज है उसे कहेंगे कि ये इसमें कोई फ्लिकर नहीं है। लेकिन अगर वो स्टेबल इमेज है, दरमियान में थोड़ी देर के लिए एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए गायब हो जाता है और फिर आ जाता है, तो जिसका शायद रियल मतलब नॉर्मल नेकेड आई से हमें इतना क्लियरली पता भी नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा ऐसे होता है, फील होता है कि जैसे ये थोड़ी देर के लिए गायब हुआ था, तो इसको इमेज फ्लिकर बोलते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स जो है वो हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, कल भी थोड़ा सा हमने पढ़ा था। तो प्रिंटर जितने भी होते हैं ये 2 कैटेगरीज में आते हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। तो बस एक थोड़ी सी ज़हन में रखनी है बात कि जितने भी प्रिंटर्स होते हैं हर एक के अंदर ना एक प्रिंटिंग मैकेनिज्म होता है। जो भी प्रिंटर्स होते हैं हर प्रिंटर में एक प्रिंटिंग मैकेनिज्म या प्रिंटिंग मशीनरी होती है, जो सा भी प्रिंटर हो। तो ये जो प्रिंटर्स हैं, जो भी प्रिंटर है उसने किसी न किसी चीज के ऊपर प्रिंट करना है ना, यूजुअली पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। अच्छा, अगर तो कोई वो जो प्रिंटिंग मशीनरी या पेपर को टकरा के प्रिंटिंग करे तो ऐसे प्रिंटर को हम कहेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। और जिसमें पेपर को टकराए बगैर ही प्रिंटिंग मशीनरी किसी ऐसे मैकेनिज्म से, लेजर के जरिए से या स्प्रे के जरिए से, ठीक है, डेटा को प्रिंट कर दे, तो हम उसे कहेंगे कि ये प्रिंटिंग तो कर रही है प्रिंटिंग मशीनरी, लेकिन इस प्रिंटर को कहेंगे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटिंग मशीनरी जाके पेपर से टकरा नहीं रही, टकराए बगैर यानी इम्पैक्ट के बगैर ही डेटा को क्या कर रही है, प्रिंट कर रही है। तो ऐसे प्रिंटर्स को हम कहेंगे नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, ये बात फॉलो की आपने? इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग एन इंक रिबन और बर्निंग डॉट ऑन टू कोटेड पेपर। लो जी, वो बात भी क्लियर हो गई कि ये स्ट्राइक करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर पेपर के ऊपर कोई भी डेटा प्रिंट करने के लिए जो रिबन वगैरह होता है, इंक रिबन होता है, उसके ऊपर स्ट्राइक करके फिर प्रिंट किया जाता है या डॉट्स को बर्न करके प्रिंट किया जाता है। तो ऐसे प्रिंटर्स को हम कह देते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रोड्यूस इमेजेस विदाउट एक्चुअली स्ट्राइकिंग द पेपर। ये पेपर के ऊपर स्ट्राइक किए बगैर ही, इंक तो जरूर पेपर के ऊपर फेंकी जाती है लेकिन कोई मशीनरी, कोई चीज जाके पेपर से नहीं टकराती। इंक एक्सेप्ट इंक,
इंक के अलावा कोई और चीज़ जाके पेपर पे नहीं टकराएगी। तो ऐसे प्रिंटर्स जो हैं इन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोला जाता है। प्रिंटर्स इन्हीं दो कैटेगरीज में ही आएंगे, कैटेगरीज ये दो ही हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अलावा प्रिंटर्स की टाइप्स काफ़ी सारी हैं, इनके अलावा भी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज्ड जो प्रिंटर्स हैं इनमें भी ये आजकल तकरीबन अब ख़त्म होने वाले ही हैं, बहुत कम हो गया है इसका। मैं खुद बल्कि यूज़ करता रहा हूँ काफ़ी सालों पहले, लेकिन अब ये इनका यूज़ तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता बल्कि ख़त्म होने के करीब ही है। अब ये ज़्यादा पॉपुलर हैं ये तीनों बाकी जो। तो ये कॉमनली यूज कुछ प्रिंटर्स की टाइप्स जो हैं बताई गई हैं। स्पेशलाइज्ड प्रिंटर्स भी होते हैं बहरहाल। इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट है, लेजर प्रिंटर ये भी नॉन इम्पैक्ट है, और डॉट मैट्रिक्स और थर्मल प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। तो इनको देखते हैं डिटेल से, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे सबके बारे में, ठीक है जी। मतलब ये इंकजेट है, ये लेजर है, फिर डॉट मैट्रिक्स है, फिर थर्मल प्रिंटर। इन चारों के बारे में अभी पढ़ते हैं डिटेल से, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि ये चार टाइप्स हो गई प्रिंटर्स की, मेजर टाइप्स हैं। लेकिन आजकल मार्केटिंग पर्पस के लिए प्रिंटर्स की इन्हीं टाइप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मार्केटिंग के लिए, ताकि ये ज्यादा बिके, प्रिंटर के अंदर कोई नया फीचर, जैसे कोई गाड़ी है तो उसमें कोई नया फीचर ऐड कर दिया और उसी की फिर पब्लिसिटी हो रही है मार्केट में, जिसकी वजह से वो गाड़ी को सेल करने की कोशिश की जा रही है। एसी, एयर कंडीशनर को कहा कि इसमें अब जो है वो आईओटी सिस्टम लगा दिया गया, जिससे आप मोबाइल से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर से बाहर भी हैं, आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी मार्केटिंग की चीजें हैं जिसको यूज करके आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने जो भी चीज़ है उसको क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा जो है वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केटिंग पर्पस के लिए प्रिंटर्स को थोड़ा सा चेंज करके कुछ और तरह के प्रिंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। मे ऑल्सो कैटेगराइज प्रिंटर बाय देयर फंक्शन रादर देन कंपोजिशन, ठीक है जी। अब फंक्शनैलिटी के एतबार से फोटो प्रिंटर, हालांकि ये भी इंकजेट प्रिंटर ही है, लेकिन मार्केटिंग पर्पस के लिए इन्हें कहा जाता है फोटो प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर ही है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के इंकजेट प्रिंटर्स हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर्स हैं कि उनके जरिए से रियल लाइफ फोटोज जो है ना वो प्रिंट की जा सकती हैं। आम जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो इतनी अच्छी फोटोज वगैरह प्रिंट नहीं करता, ऑल्दो कि वो कलर प्रिंटिंग कर सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत कलर, वो उतने नेचुरल कलर्स नहीं होते, थोड़ा बहुत उसमें फर्क आ जाता है। वो किसी पोस्टर को प्रिंट करने के लिए, कोई छोटा मोटा बैनर प्रिंट करने के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन फोटोज जो हैं उनके प्रिंट करने के लिए नहीं होता। तो जरा अच्छे किस्म के इंकजेट प्रिंटर जो है, आला क्वालिटी के प्रिंटर, उनको एज अ फोटो प्रिंटर मार्केट में जो है ना वो बेचा जाता है। पोर्टेबल प्रिंटर, बस पोर्टेबल प्रिंटर आप ये कहें कि ये भी इंकजेट प्रिंटर ही होता है, जरा छोटे, उनको थोड़ा सा छोटा बना दिया जाता है और जरा उनको यूज करना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक ले जाना जरा आसान हो जाता है, तो उनको फिर कह दिया जाता है पोर्टेबल प्रिंटर, ठीक है जी। लाइट वेट इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं या स्मॉल इंकजेट प्रिंटर्स, ठीक है जी, उनको पोर्टेबल प्रिंटर के तौर पर भी मार्केट में सेल किया जाता है। आजकल एक और ऑल इन वन मल्टी फंक्शन डिवाइस के तौर पर भी प्रिंटर को मार्केट में बेचा जाता है। उसमें होता क्या है कि प्रिंटर भी होता है और साथ में उसके स्कैनर भी अटैच कर देते हैं। फोटोकॉपियर, फोटोकॉपियर असल में प्रिंटर और स्कैनर ही मिलकर फोटोकॉपी का काम करते हैं। स्कैनर किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और प्रिंटर उसको प्रिंट कर देता है, तो उसको फिर फोटोकॉपियर भी कह दिया जाता है। उसमें फैक्स का कंपोनेंट, फैक्स मशीन होती थी पहले, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी, अब बहुत कम हो गई ड्यू टू ईमेल्स वगैरह। तो फैक्स मशीन वगैरह भी उसमें मौजूद होती है। फैक्स मशीन का यानी वो मशीनरी उसमें लगाई हुई होती है। तो इस तरह के प्रिंटर्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। इन्हें ऑल इन वन प्रिंटर्स या ऑल इन वन डिवाइस भी बोला जाता है। लेकिन असल में मेजर जो कैटेगरीज हैं और मेजर जो टाइप्स हैं वो यही चार हैं। इनको अभी हम देखते हैं। वो 3D प्रिंटिंग के बारे में पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी थोड़ी सी, तो यहाँ पे भी आ गया कि आजकल 3D प्रिंटिंग डिवाइसेस भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो रही हैं। इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये आजकल की एक बड़ी जो है बहुत अहम जो है कह लें एक इन्वेंशन है। तो इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें, गाड़ियों के पार्ट्स, चीज़ों के पार्ट्स वगैरह 3D प्रिंटर से बनाना बड़ा आसान हो जाएगा।
ठीक है जी, बल्कि हो गया है, अभी हमारे मुल्क में ज़रा कम है इसका यूजेज, तो 3D प्रिंटिंग काफ़ी जो है पॉपुलर हो जाएगी इन फ्यूचर। मैंने तो कल आपको यहाँ तक भी बताया था कि इस तरह का मेडिकल फील्ड में कि जो कोई डिसेबल पर्सन है या जिनका कोई किसी खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट में कोई जिस्म का कोई हिस्सा ऐसे हो गया, लॉस हो गया, तो वो ह्यूमन ऑर्गन्स भी 3D प्रिंटर्स के ज़रिए से बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन इस पे काफ़ी हुई है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। अब ये जो चारों टाइप्स हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर। अच्छा, ये जितने भी प्रिंटर्स होते हैं ना, इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो कॉस्ट, कि जब भी आपने प्रिंटर खरीदना हो, ये 3-4 चीज़ें इनको मद्देनज़र रख के हम प्रिंटर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहिए। तो नंबर 1, एक तो उसकी इनिशियल कॉस्ट, उसको बाय करने की कॉस्ट, ठीक है। दूसरा उसकी रनिंग कॉस्ट, उसको चलाने की, कि उसके ऊपर कंज्यूमेबल मटेरियल्स जो हैं वो कितना यूज़ होंगे, तो ये उसकी जो है रनिंग कॉस्ट, इसको भी देखा जाता है। और तीसरा फिर उसकी स्पीड को देखा जाता है कि प्रिंटर की भाई स्पीड कितनी है, कोई इतना स्लो तो नहीं है कि हमारे लिए वो यूजेबल ही नहीं होगा, फ़ायदा ही नहीं होगा उसका कोई। उसकी स्पीड को भी देखा जाता है और फिर उसकी क्वालिटी को भी देखा जाता है, ठीक है जी। तो आमतौर पर कॉस्ट तो जाहिर सी बात है रुपीज़ में, किसी करेंसी में, रुपीज़, डॉलर्स, इसी में ही देखी जाएगी, इसी में उसको कंसिडर करेंगे। स्पीड जो होती है आमतौर पर, जो तो थे ना जी पुराने जो इम्पैक्ट प्रिंटर, उनके अंदर स्पीड को मेजर किया जाता था सीपीएस में, कैरेक्टर पर सेकंड, या एलपीएम, लाइंस पर मिनट। लेकिन आजकल जो प्रिंटर्स आ रहे हैं उनकी स्पीड को नापा जाता है पीपीएम, पेजेस पर मिनट। और प्रिंटर्स की जो क्वालिटी है उसको मेजर किया जाता है डीपीआई के अंदर, डॉट पर इंचेस, डॉट पर इंचेस। जितना डीपीआई ज्यादा होगा उतना ही प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी होगी। यानी इसका मतलब है कि 1 इंच में वो प्रिंटर इतने ज्यादा डॉट्स लगाकर प्रिंट कर रहा है तो अच्छी क्वालिटी देगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। स्पीड को जो आजकल के जो प्रिंटर्स हैं उनमें उनको पीपीएम के अंदर नापा जाता है। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर आजकल ज्यादातर यूज होते हैं, तो उनमें स्पीड को पीपीएम के अंदर, पेजेस पर मिनट। लेकिन पुराने जो थे उनमें कैरेक्टर पर सेकंड या एलपीएम, वो जो डॉट मैट्रिक्स वगैरह है, इसमें नापा जाता था, इसमें मेजर किया जाता था। चलें जी, ये मैंने कुछ जनरल 4 पॉइंट्स आपको बताए। इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, स्पीड, क्वालिटी। चलें जी, देखते हैं। सबसे पहले इंकजेट, इसका देखते हैं। इसकी लो परचेजिंग कॉस्ट, यानी खरीदने में इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो सस्ते होते हैं। हाई क्वालिटी आउटपुट, केपेबल ऑफ प्रिंटिंग फाइन एंड स्मूथ डिटेल्स। तो बड़ी अच्छी प्रिंटिंग जो है ये कर सकते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है, कॉस्ट भी कम है। केपेबल ऑफ प्रिंटिंग विविड कलर, विविड कलर का मतलब आप कह लें मल्टीपल कलर्स, तो ये मल्टीपल कलर्स में जो है ये प्रिंटिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह को प्रिंट कर सकते हैं। इजी टू यूज, इनको यूज करना आसान है। रीजनेबली फास्ट, बहुत फास्ट तो नहीं है लेकिन रीजनेबली फास्ट, ये तकरीबन 1 से 2 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर देते हैं, जो एवरेज, जो नॉर्मल जो है कलर प्रिंटर्स हैं। हाँ, और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, वो 5 पेजेस पर मिनट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो कॉमनली अवेलेबल हैं वो 1 से 2 पेज पर मिनट प्रिंट कर देते हैं। रीजनेबली फास्ट, वेरी फास्ट नहीं है, ठीक है जी, बहुत फास्ट नहीं है लेकिन रीजनेबली फास्ट। ये देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ हाई प्रिंट स्पीड, इधर नहीं लिखा हुआ। लेजर प्रिंटर्स हैं ये बहुत फास्ट होते हैं। क्वाइटर देन डॉट मैट्रिक्स, इसकी आवाज जो है थोड़ी सी होती है आवाज, बहरहाल जब इंकजेट प्रिंटर चल रहा हो इसके अंदर वो जो प्रिंटिंग हेड होता है वो मूव कर रहा होता है, उसकी थोड़ी सी आवाज होती है, लेकिन फिर भी बहुत ही ये क्वाइट होता है, बहुत क्वाइट होता है। मतलब कुछ ज्यादा आवाज नहीं है, बहुत ज्यादा नॉइज, इतनी आवाज नहीं होती जो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की आवाज बहुत ज्यादा होती है, बहुत डिस्टर्बिंग होती है, ठीक है, लेकिन ये उससे बहुत क्वाइट है। नो वार्म अप टाइम। अच्छा, वार्म अप टाइम का थोड़ा सा मैं बता दूं कि यूजुअली शायद आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि अब आप किसी फोटोकॉपियर की शॉप पर जाएं फोटोकॉपी करवाने के लिए,
और अभी उसने मशीन ऑन ना की हो तो वो आपको ज़रूर कहेंगे जी आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, ये अभी ना मशीन हमारी बंद है, लाइट ऑफ हो गई थी या जो भी है, या आप अर्ली मॉर्निंग चले गए वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं अभी तो हमने मशीन ऑन ही नहीं की, आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। अब वो मशीन ऑन कर देता है। अब मशीन के अंदर एक प्रोसेस है जिससे वो वार्म अप हो रही है मशीन, और फिर उसके बाद मशीन पे मैसेज आएगा ओके नाउ द मशीन इज रेडी फॉर प्रिंटिंग। तो ये वार्म अप टाइम रिक्वायर होता है। इसी तरह लेज़र प्रिंटर को भी थोड़ा सा वार्म अप टाइम चाहिए होता है उसको। उसके अंदर असल में लेज़र या इस तरह की लाइट या लैंप वगैरह कोई होता है, वो जब तक प्रॉपरली हीटअप नहीं हो जाता या मतलब वो प्रॉपरली इल्यूमिनेट नहीं हो जाता या वर्किंग के लिए रेडी नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो मशीन जो है वो प्रिंटिंग नहीं कर सकती। तो लेकिन इसमें वार्म अप टाइम कोई ज़रूरत नहीं होती थी, ये इसका फ़ायदा। ठीक है जी। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है भाई इसके? प्रिंट हेड इज लेस ड्यूरेबल, प्रोन टू क्लॉगिंग एंड डैमेज। तो इसके अंदर जो प्रिंटिंग हेड होता था ना, वो बहुत ज्यादा पायदार नहीं होता था। कुछ देर बाद वो जो हेड है, जिस तरह मार्कर हम यूज करते हैं बोर्ड पे, तो उसका जो हेड है थोड़ा सा वो डैमेज हो जाता है और फिर अल्टीमेटली उसको फेंक देते हैं। तो इसका भी जो है प्रोन टू वही चांसेस ऑफ क्लॉगिंग, प्रोन टू क्लॉगिंग एंड डैमेज। वो मतलब हेड जो है वो जरा खराब हो जाता था उसका और फिर डैमेज हो जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम इसका। एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट इंक कार्ट्रिजेस, तो ये एक इसका बड़ा प्रॉब्लम था कि इनिशियल कॉस्ट तो इसकी कम है लेकिन इसको चलाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसकी जो इंक कार्ट्रिजेस हैं जब वो ख़त्म हो जाती हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं। पुअर परफॉर्मेंस फॉर हाई क्वालिटी वॉल्यूम प्रिंटिंग, अगर आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने डेटा प्रिंट करना है तो फिर क्वालिटी जो है वो इसकी इतनी बेहतर नहीं है। यानी थोड़ी प्रिंटिंग के लिए ये ठीक है, हैवी ड्यूटी प्रिंटिंग, ज़्यादा मिकदार में प्रिंटिंग के लिए ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। प्रिंटिंग स्पीड इज नॉट एज फास्ट एज लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर जितनी फास्ट स्पीड नहीं है। इंक ब्लीडिंग, इंक कैरिड साइडवेज कॉज्ड ब्लर्ड इफेक्ट ऑन सम पेपर। अच्छा, इसके लिए भाई पेपर भी जो है ना वो चाहिए स्पेशल किस्म का, एब्जॉर्ब कर ले, जो जल्दी से इंक को एब्जॉर्ब कर ले। तो कुछ अगर कोई ऐसा पेपर हो जिसमें इंक को एब्जॉर्ब करने की ज्यादा सलाहियत ना हो, कोई बड़ा शाइनी सा ग्लॉसी सा पेपर हो, तो उसके ऊपर जब ये प्रिंट करेगा तो प्रिंट सही नहीं होगा, बल्कि जो इंक है वो थोड़ा सा वो फैल जाएगी। तो जी महरोज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फर्स्ट वाला पॉइंट बताइएगा, प्रिंट हेड वाला। मतलब ये जो इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे प्रिंट हेड बोलते हैं, और वो प्रिंट हेड कुछ इस तरह का होता है, जरा देखिए। ये प्रिंटिंग कार्ट्रेज है और ये इस तरह करके इसके नोजल सी लगी होती हैं, ये प्रिंट हेड है इस तरह। तो जब ये काफी ज्यादा स्प्रे, ये यहां से स्प्रे इंक निकलती है और वो कागज पे जाके प्रिंट होता जाता है। तो कुछ देर यानी प्रिंटिंग के बाद ये प्रिंट हेड जो है ना वो थोड़ा डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से फिर वो उसको प्रिंट हेड को बदलना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, बात हो रही थी, ये मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल पेपर भाई रिक्वायर है जो कि जल्दी से इंक को एब्जॉर्ब कर ले। इंक इज सेंसिटिव टू वाटर, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन कॉज ब्लरिंग। एक और प्रॉब्लम इसमें है कि आपने इंकजेट प्रिंटर से पेपर प्रिंट कर लिया, बहुत अच्छा प्रिंट आ गया, अब आपने कहीं रखा हुआ है इसको, थोड़ा सा पानी गिर गया, हालांकि इंक सूख भी गई है, थोड़ा सा पानी जब गिरेगा उसी इंक के ऊपर तो वो फिर इंक जो है ना वो पानी से मिक्स होके थोड़ा वो धब्बे से बन जाएंगे। यानी आपका प्रिंटेड पेपर भी जो है ना वो सेंसिटिव टू वाटर है। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन कॉज ब्लरिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर से वो धब्बे से बन जाएंगे, उसमें ब्लर आ जाएगा। हाइलाइटर मार्क्स ऑन इंकजेट प्रिंटआउट्स आर प्रोन टू स्मजिंग। इसके अलावा आपने इंकजेट प्रिंटर से पेज प्रिंट किया, अब आप उस पेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप ऐसे हाइलाइटर से हाईलाइट करने लगते हैं, तो होता क्या है, हाइलाइटर की इंक और वो जो इंक में जो टेक्स्ट लिखा होता है वो आपस में मिक्स होकर स्मजिंग, वो भी इस तरह धब्बे से बन जाते हैं।
तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसका। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लेजर प्रिंटर, ये आज कंप्लीट करना है, कोशिश करनी है हमने, आउटपुट वाला भी टॉपिक। लेजर प्रिंटर हाई रेजोल्यूशन, बहुत अच्छी क्वालिटी। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है क्वालिटी, वही डीपीआई, कि ये ज्यादा डीपीआई, मतलब लेजर प्रिंटर 600 डीपीआई और अबव ही इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। और हाई प्रिंट स्पीड, स्पीड भी बहुत अच्छी है। नो स्मीयरिंग, वही इंक फैलती नहीं है इसमें। ठीक है जी। लो कॉस्ट पर पेज, और कॉस्ट पर पेज भी कम है, इसको चलाने की कॉस्ट भी कम है, लेकिन खरीदने की कॉस्ट जरा ज्यादा है, वो इधर आ जाएगा, मोर एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर। प्रिंट आउट इज नॉट सेंसिटिव टू वाटर, पानी से के लिए सेंसिटिव भी नहीं है। जो प्रिंट हो गया बस वो इंक चिमट जाती है, कागज के साथ फिक्स हो जाती है, उस पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि थोड़ा बहुत पानी गिर जाए। हाँ, बिल्कुल ही पानी बहुत ज्यादा गिर जाए तो वो तो पेज ही डैमेज हो जाएगा ना। तो बरत गुड फॉर हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग, और हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। नुकसान जो इसके हैं, इसके जो लिमिटेशंस हैं, मोर एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर से काफी महंगे हैं। एक्सेप्ट फॉर हाई एंड मशीन्स, लेजर प्रिंटर्स आर लेस केपेबल ऑफ प्रिंटिंग विविड कलर्स एंड हाई क्वालिटी इमेजेस सच एज फोटोज। अच्छा, कुछ हाई एंड मशीन्स हैं, यानी हाई एंड मशीन्स क्या, कि बहुत आला किस्म के जो लेजर प्रिंटर्स हैं, वो तो विविड कलर में भी प्रिंट कर सकते हैं, वो कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन उनके अलावा जितने भी कॉमनली यूज लेजर प्रिंटर्स हैं, वो विविड कलर में प्रिंटिंग नहीं कर सकते, लेस केपेबल ऑफ प्रिंटिंग विविड कलर्स, यानी वो जो है वो आला क्वालिटी के इमेजेस जो है, फोटोज वगैरह, वो प्रिंट नहीं कर सकते। द कॉस्ट ऑफ टोनर रिप्लेसमेंट एंड ड्रम रिप्लेसमेंट इज हाई, और इसके अंदर जो टोनर वगैरह होता है और जो ड्रम होता है, उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई होती है। वैसे यानी इसकी इंक रिफिल करवानी हो तो वो इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर ना एक टोनर होता है, जिसके जो इंक कंटेनर है, आप कह लें इंक को कंटेन करने वाला जो इंक कंटेनर है, अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर काफी पैसे खर्च होते हैं। बल्कियर देन इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर से जरा ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, और इसके लिए वार्म अप टाइम भी चाहिए होता है। वार्म अप टाइम के बारे में मैं बता चुका हूँ अच्छी तरह जी। तलहा अस्सलाम काशिफ, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक साइड पे लिखा है कि इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन है, और ऑपोजिट साइड पे लिखा है कि लेस कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग विविड कलर्स एंड हाई नहीं, हाई क्वालिटी इमेजेस। रेजोल्यूशन और विविड कलर का बहुत, ये इंटायरली डिफरेंट थिंग्स है। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा डॉट्स लगाकर एक, मतलब बहुत क्लियरली विजिबल आउटपुट जो है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं। विविड कलर बिल्कुल एक अलग चीज है। विविड कलर तो यह कि मल्टीपल कलर्स में प्रिंट करते हैं, तो मल्टीपल कलर्स में जो कॉमन लेजर प्रिंटर्स है, आउटपुट तो बहुत अच्छा देंगे, बट ब्लैक में देंगे, कलर्ड में नहीं देंगे। कलर्ड लेजर प्रिंटर जो है वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। उनके लिए वर्ड भी यहाँ पे लिखा गया है, हाई एंड मशीन्स। ओके सर। ठीक हो गया जी, लेजर प्रिंटर्स का भी पता चल गया। तो लेजर प्रिंटर्स जो हैं इस वक्त कॉमनली सबसे ज्यादा जो प्रिंटर्स आजकल यूज होते हैं वो लेजर प्रिंटर्स। ठीक है जी, आगे चलता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ज़्यादा नहीं यूज़ होते, 80s में 90s में बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहे। मैं खुद भी यूज़ करता रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट भी था, एमएससी कर रहा था, प्रॉबेबली 21 ईयर्स बैक, 22 ईयर्स बैक तकरीबन। तो फिर मैंने यहाँ पे तकरीबन 21 ईयर्स पहले मैंने शुरू की अपनी फर्स्ट जॉब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सिमनाबाद। तो वहाँ पे भी हमारे पास कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था। तो मतलब उस वक्त थे ही ज़्यादा डॉट मैट्रिक, ऑल दो लेज़र प्रिंटर वगैरह आ गए थे, लेकिन कॉलेज के पास उस वक्त वही प्रिंटर था, और बड़ा नॉइजी था। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो और साथ वाले रूम में कहीं कोई डाटा प्रिंट हो रहा हो तो आप पढ़ा नहीं सकते, इतनी उसकी नॉइज़ थी। तो बहरहाल आजकल भी मैंने देखा है बहुत कई बैंक्स के अंदर वो बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करने के लिए अभी भी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही यूज हो रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत कम हो गए अभी। आजकल सिर्फ मैंने ये बैंक्स वगैरह में ही देखे हैं,
और कहीं नहीं मैंने देखे। वो भी बैंक में, वो जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह प्रिंट करने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं, इतने इतने ये प्रिंटर्स मैंने कई बैंक्स में देखे। बहरहाल चलें इसको देखते हैं। कैन प्रिंट ऑन मल्टी पार्ट फॉर्म्स और कार्बन कॉपी। अच्छा, मल्टी पार्ट फॉर्म्स क्या होते हैं? आजकल तो बहुत अब कम हो गया अब शॉप्स के ऊपर, लेकिन आजकल भी कई जो है ना जी, शॉप्स के ऊपर एक बिल बुक होती है। उस बिल बुक के अंदर एक बिल होता है और दरमियान में एक कार्बन पेपर रखा हुआ होता है और उससे नीचे फिर एक जो है ना वो उसकी सेकंड कॉपी होती है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो बिल बना रहा होता है वो एक बिल बनाता है और नीचे कार्बन पेपर की वजह से वो उसकी दूसरी कॉपी भी बन जाती है। एक बिल कस्टमर को दे दिया जाता है, एक उनके पास ही रहता है, शॉप वालों के पास। तो इसे कहते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म, यानी वो मल्टी पार्ट वाला बिल है। वो बिल जो है उसके दो पार्ट हैं, एक कस्टमर कॉपी और एक जो है वो मर्चेंट कॉपी या जो भी शॉप है उसकी कॉपी है। तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी थी कि इसके अंदर आप मल्टी पार्ट फॉर्म जो है वो लगा सकते हैं। क्या होता था कि 3 पेजेस लगाए, उसमें दरमियान में 2 कार्बन पेपर लगाए और एक ही पेपर प्रिंट किया। प्रिंट एक ही किया लेकिन कार्बन पेपर की मदद से 2 और कॉपीज उसकी क्रिएट हो गई। ठीक है जी, तो ये भी इसमें पॉसिबिलिटी मौजूद थी। लो प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम थी। आप पूरा महीना पेज प्रिंट करते रहे। रिबन एक होता था उसमें यूज जो है इंक के लिए, तो वो 60 रुपए का मुझे याद पड़ता है कि वो 60 रुपीज़ का, 50 to 60 रुपीज़ का वो रिबन जब आप ख़त्म हो जाए तो आप नया ले लेते थे, या शायद 100 रुपीज़ का था, पता नहीं। तो बहुत कम प्रिंटिंग कॉस्ट। कैन बी यूज्ड ऑन कंटिन्यूस फॉर्म पेपर, यूजफुल फॉर डेटा लॉगिंग। इसके अलावा इसका एक और फायदा है, आजकल जितने भी प्रिंटर्स हैं उनके ऊपर शीट्स, कटी हुई शीट्स, मतलब आप मार्केट से वो खरीदते हैं प्रिंटर्स का वो रिम खरीदते हैं जिसमें 500 पेजेस होते हैं या 300 होते हैं या जितने भी हैं, उसको फिर आप प्रिंट करते रहते हैं एक एक शीट करके ना। लेकिन इसके ऊपर आप एक कागज का रोल भी लगा सकते हैं और इसमें कंटिन्यूस फिर डेटा जो है वो प्रिंट होता रहता है। तो ये इसका एक फायदा था, कैन बी यूज्ड ऑन कंटिन्यूस फॉर्म पेपर, यूजफुल फॉर डेटा लॉगिंग। तो डेटा लॉगिंग के लिए मतलब जैसे कंपनी में कौन एम्प्लॉई आ रहा है, कौन जा रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, किस टाइम पे जा रहा है, तो इस तरह का जो डेटा लॉग है, डेटा हिस्ट्री है, उसको क्रिएट करने के लिए ये काफी यूजफुल थे। रिलायबल एंड ड्यूरेबल, पायदार है, ड्यूरेबल है काफी। ठीक है जी। तो लेकिन नॉइजी बहुत है। अब इनके प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है। मतलब पहली बात है क्वालिटी अच्छी नहीं है, लिमिटेड प्रिंट क्वालिटी, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। नॉइजी बहुत ज्यादा थे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। लो प्रिंटिंग स्पीड, प्रिंटिंग की स्पीड भी बहुत कम है। और लिमिटेड कलर प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग भी नहीं कर सकते। जिस कलर का रिबन लगाएंगे बस उसी कलर का डेटा प्रिंट करेगा। तो बहुत ही प्रॉब्लम्स जो है ना इसकी, बहुत जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए और इनकी जगह जो है लेज़र प्रिंटर्स ने और इंकजेट प्रिंटर्स ने ले ली। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक, थर्मल प्रिंटर्स। अच्छा जी, थर्मल प्रिंटर्स जो हैं लो रनिंग कॉस्ट, इनको चलाने की कॉस्ट बहुत ही कम है। इनके अंदर एक वो कागज का रोल लगता है छोटा सा। अच्छा, ये थर्मल प्रिंटर अक्सर आपने शॉप्स वगैरह के ऊपर देखे होंगे, छोटा सा डब्बा सा होता है ब्लैक कलर का, आमतौर पर ब्लैक कलर में ही होते हैं, ये डब्बा सा होता है इतना सा, और ये शॉप्स के ऊपर वो बिल्स वगैरह प्रिंट करने के लिए होते हैं। तो ये थर्मल प्रिंटर्स हैं। हीट का एक अंदर फीचर है, वो मैं समझाता हूं आपको। तो इसके लिए वो कागज का एक रोल सा लगता है इतना सा, वो भी बहुत सस्ता मिल जाता है, 50-60 रुपए का वो रोल मिल जाता है, वो इसमें लगा देते हैं। तो प्रिंट, लो रनिंग कॉस्ट, और इंक इसमें यूज ही नहीं होती। इंकलेस, देयरफॉर नो नीड टू रिप्लेस कार्ट्रिजेस। इंक फिल नहीं करवानी पड़ती, सिर्फ कागज लगाना पड़ता है। स्पेशल किस्म का कागज होता है और वो भी ज्यादा महंगा नहीं होता। वो वैक्स बेस्ड पेपर होता है, वो मैं आपको समझाता हूं। बस वो कागज ही लगेगा, कोई इंक नहीं लगेगी। तो इसलिए ये इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है जी, बस सिर्फ कागज का खर्चा है। हाई स्पीड, स्पीड भी बहुत अच्छी होती है।
ठीक है जी। हाई क्वालिटी जो है, हाई क्वालिटी तो नहीं वैसे कह सकते, बट नॉर्मल क्वालिटी का प्रिंट ये देते हैं। हाई स्पीड, स्पीड अच्छी होती है। हाई क्वालिटी आउटपुट, नो इंक टू स्मज। इस लिहाज से कह सकते हैं कि इंक इसकी जो है ना वो मतलब वो फैलती नहीं है, वो जो उसमें था ना प्रॉब्लम इंकजेट में, उस हवाले से कह सकते हैं। लेकिन इसे नॉर्मल क्वालिटी ही मैं कहूँगा। क्वालिटी आप देख लें, आमतौर पर जो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं, लो नॉइज, और नॉइज भी तकरीबन ना होने के बराबर होती है, कोई ज़्यादा नॉइज नहीं होती। ठीक है जी। लो रनिंग कॉस्ट, हाई स्पीड, नॉर्मल क्वालिटी आउटपुट और लो नॉइज। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा ये समझाना पड़ेगा आपको, इसमें प्रिंटिंग होती कैसे, जरा समझना है। इसके अंदर जो पेपर होता है ना, वो वैक्स कोटेड होता है, यानी कागज है, कागज की एक रील सी है, ऐसे फिल्म जैसे इस तरह करके, तो रोल बना होता है वो ऐसे, उस कागज के ऊपर स्पेशल एक वैक्स की कोटिंग होती है। अब वो रोल इसमें लगा दिया जाता है। अब इस पे प्रिंट कैसे होता है, जैसे मिसाल के तौर पर उस पर प्रिंट करना है कि प्रोडक्ट ABC प्राइस 1900, तो PROD होता क्या है, इसके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो कागज को उस जगह से बर्न करेगा जहां हमने P लिखना है, P वाले एरिया से बर्न करेगा। लेकिन बर्न इतना नहीं करेगा कि कागज बिल्कुल जल जाए। वो जो भी इसके अंदर मैकेनिज्म है, वो कागज को थोड़ा सा बर्न करेगा। उस बर्न करने से होता क्या है कि जो ऊपर वैक्स है ना कागज के ऊपर, वो बर्न होती है, और वो बर्न होके वैक्स का कलर जो है ना वो डार्क हो जाता है। यानी वो जो वैक्स है उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, और हमें ऐसे लगेगा जैसे कागज के ऊपर P लिखा हुआ है, PRO, या जो भी वट एवर द डेटा वी वांट टू प्रिंट, वो कागज के ऊपर हमें प्रिंट हुआ नजर आता है। लेकिन असल में होता क्या है कि वो कागज का वो एरिया थोड़ा थोड़ा सा बर्न हुआ होता है, वो कोटेड एरिया होता है वैक्स से, वो बर्न हो जाता है और इस तरह कागज के ऊपर डेटा लिखा हुआ हमें नजर आता है। ठीक है जी। तो वैक्स बेस्ड पेपर होता है, और इसका प्रॉब्लम एक तो ये है कि एक तो इस वैक्स की जरा बुरी स्मेल होती है थोड़ी, ये देखें ना, केमिकल ऑर्डर कैन प्रोड्यूस अ केमिकल, एक केमिकल की स्मेल आ रही होती है उसकी थोड़ी सी। और वैक्स बेस्ड जो पेपर होता है उसके ऊपर राइट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बड़ा ग्लॉसी सा होता है, उसके ऊपर आम जो बॉल पॉइंट वगैरह ना उससे राइट करना बड़ा मुश्किल होता है, बॉल पॉइंट या लेड पेंसिल जो है। हाँ शायद वो इंक वाले से शायद थोड़ा लिखा जाए, लेकिन आमतौर पर प्रॉब्लम होती है इसमें। मार्कर वगैरह से शायद लिखा जाए मेरा ख्याल। कैन डार्कन इफ एक्सपोज टू हीट आफ्टर प्रिंटिंग, और आप कोई एक्सपेरिमेंट भी इसको कर लें कि आपने कोई शॉप से कोई चीज खरीदी, उसका बिल बना, थर्मल प्रिंटर ने प्रिंट किया, अब आप उस जो है बिल को, वो जो रिसीट है, छोटी सी पर्ची है जो, उसको आप हीट में रख दें, धूप जहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो सनलाइट में या हीट के करीब, आग के करीब लेके जाएंगे तो वो डार्क हो जाएगा, जो पूरा कागज़ ही डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम, कैन डार्कन इफ एक्सपोज टू हीट आफ्टर प्रिंटिंग, प्रिंटेड आउटपुट डिटीरिएट्स रिलेटिवली क्विकली। इसके अलावा जो आपने वो प्रिंट आउटपुट कर भी लिया, उसके बाद जब आप उसको कुछ देर बाद देखेंगे तो वो आउटपुट थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर जो वैक्स है जो कि बर्न हुआ है, वो जब दूसरे कागज के साथ ऐसे थोड़ा सा उसको करेंगे, रब करेंगे, तो वो आउटपुट जो है ना वो डिटीरिएट होता जाएगा, यानी उसको वो उसकी क्वालिटी या वो तबाह होता जाएगा, डिटीरिएट होता जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। आउटपुट वाला भी हमारा टॉपिक हो गया कवर, और प्रॉबेबली कल हमारा इंशाल्लाह हार्डवेयर का पूरा कोर्स जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, और फिर परसों से नेक्स्ट वीक से फिर सॉफ्टवेयर का शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूँगा नेक्स्ट 5 मिनट्स में। जी शाहजेब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरा कल के लेक्चर से एक था क्वेश्चन, सर ये उसी टच सेंसिटिव स्क्रीन्स और टच पैड्स हैं, हाँ जी।
उनमें एक लाइन लिखी है बेनिफिट में, इंटीग्रेटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस आर वेरी यूजर फ्रेंडली। हाँ जी। ये क्या चीज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस? हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस जो है मतलब असल में क्या होता है कि यूजर इंटरफेस को हम, यूजर इंटरफेस का मतलब है राब्ते का जरिया, ठीक है। ओके सर। आप कोई भी चीज है जिसके, Yes, sir. मैं कहता हूं कि मैं इस मशीन को यूज करता हूं, लेकिन इस मशीन के जो बटन्स हैं वो बड़े, उनका साइज बड़ा जो है फिंगर्स के मुताबिक है। ये ज्यादा छोटे होते ना तो मुझे इसको दबाना मुश्किल होता। तो मैं कहूँगा इस मशीन का जो भी राब्ते का जरिया, जिस के जरिए से मैं इस मशीन से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो बड़ा इजी है, तो उसे कहूँगा मैं यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। तो जिस भी कंप्यूटर के साथ ये टच स्क्रीन्स लगा दें या ट्रैक पैड्स लगा दें, टच पैड्स लगा दें, फिर उसको ऑपरेट करना जो है ना वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी प्रोवाइड, अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए ये टच स्क्रीन्स और टच पैड्स वगैरह जो है ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके सर, ठीक थैंक है। यू सर। तलहा काशिफ जी, तलहा। सर कल वाले लेक्चर के अंदर स्पीकर्स एंड हेडसेट के अंदर लिखा हुआ है कि द साउंड आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय साउंड कार्ड। ये साउंड जी कार्ड क्या चीज है? जी, कंप्यूटर के अंदर तो आउटपुट होता है 0 1 की शक्ल में, लेकिन हमारे स्पीकर्स हमें आउटपुट दे रहे होते हैं आवाज की शक्ल में, या हेडफोन जो होता है आवाज की शक्ल में। तो बस समझ लें कि कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसे बोलते हैं साउंड कार्ड। वो कंप्यूटर के 0 1 के डेटा को किस में कन्वर्ट कर देता है, वॉइस सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उन वॉइस सिग्नल्स को हमारा हेडफोन या हैंड्स फ्री या जो स्पीकर है वो वॉइस सिग्नल्स को पिक करके हमारे तक प्रोड्यूस कर देता है। आप ये कह ओके सर, सकते हैं थैंक कि यू। साउंड कार्ड्स का काम क्या है। साउंड कार्ड का काम है 0 1 को आवाज के सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और हमारी आवाज के सिग्नल्स को दोबारा 0 1, मतलब हम कंप्यूटर को जो माइक्रोफोन से कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं वो भी तो कंप्यूटर के अंदर Yes, sir. जाके 0 1 में सेव होना, वो भी साउंड कार्ड नहीं, उसको जो है आवाज को के सिग्नल्स को 0 1 में कन्वर्ट करना, और इसी तरह 0 1 के डेटा को आवाज के सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड, थैंक यू सर। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एटीएम जैसी मशीन्स के अंदर कौन सा प्रिंटर यूज होता है? एटीएम, क्योंकि ये इसके अंदर तो थर्मल प्रिंटर यूज होता है। सर इसके ऊपर वैक्स पेपर लगे होते हैं। बिल्कुल वैक्स बेस्ड वैक्स पेपर होता है। हाँ जी, वैक्स बेस्ड पेपर होता है, बिल्कुल। थैंक यू सर। चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।